हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर और मैं आपके साथ आज कॉस्ट शीट की आगे कंटिन्यूएशन में आपको कुछ नई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको बुक से भी प्रैक्टिस कराएंगे, तो हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 बुक्स चलती हैं। एक बुक है महेश्वरी मित्तल और एक बुक है एम.एन. अरोड़ा, एक बुक है सुरेंद्र शर्मा। इसके सिवाय हो सकता है और भी बुक्स हों। मेरी नॉलेज में तो ये 3 पॉपुलर बुक्स हैं और हम किसी एक बुक से ही कराएंगे। तो मैं जिस बुक से करा रहा हूं वो है बेसिकली महेश्वरी मित्तल। आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से प्रैक्टिस कर लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कंसेप्ट सीखना होता है। उसके बाद जहां से भी आपको मटेरियल मिले वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कॉस्ट शीट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो हम आज आपको क्या नया कंसेप्ट सिखाएंगे, तो मेरे हिसाब से अब हम शुरुआत करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 17। तो इसे भी एग्जाम के लिए आप रिवीजन के लिए मार्क करेंगे। अब क्या मैं आपके साथ 100% क्वेश्चन डिस्कस करूंगा? नहीं, मैं इतने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आप में इतना कॉन्फिडेंस ले आएंगे कि आप बाकी के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सको। और जब तक आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या नया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ना एक स्टेप कॉस्ट का पॉइंट है। जब हमने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था तो हमने कहा था एक तो हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं फंक्शन वाइज, एलिमेंट वाइज, ट्रेसेबिलिटी वाइज, है ना। तो ऐसे हम लोग कॉस्ट को जब क्लासिफाई करते हैं तो कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है और कुछ हमारे पास स्टेप कॉस्ट भी होती है। तो ये स्टेप कॉस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। खैर, घबराएंगे नहीं, ज्यादा बातें करने से इंसान कई बार लगता है कि सर पता नहीं कौन सी डिफिकल्ट चीज आप बता रहे हैं। अ फैक्ट्रीज नॉर्मल कैपेसिटी इज 12,000 यूनिट्स पर एनम। एक फैक्ट्री की नॉर्मल कैपेसिटी है 12,000 यूनिट साल भर में बनाने की। ऐसा भी नहीं है कि एक फैक्ट्री साल भर में अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करती है। ये उसकी फुल कैपेसिटी है, वो कितना बनाए ये उसकी मर्जी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपीज पर यूनिट लगता है, डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज पर यूनिट लगता है, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 1200 पर मंथ। अब देखिए, आपकी एनुअल कैपेसिटी है 12,000 यूनिट्स, तो पर मंथ आपकी कैपेसिटी हो गई 1,000 यूनिट्स। ठीक है। अगर आप मान लीजिए केवल 500 यूनिट्स ही प्रोडक्शन करते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो लेबर के चार्जेस हैं 2 रुपए, तो आपका खर्चा आएगा 1,000 रुपए। तो ऐसे केस में वो कह रहे हैं हमें मिनिमम 1,200 रुपए देने ही देने हैं, तो आपको 1,200 देने हैं। सर अगर हमने किसी मंथ में 800 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो हमारी लेबर आएगी 1,600। तो ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा 1,200 देने हैं, आपको मिनिमम 1,200 देने हैं। अगर आपकी लेबर कॉस्ट 1,200 से कम है तो 1,200 दीजिए, अगर 1,200 से ज्यादा है तो जो एक्चुअल बन रहा है वो दीजिए। ठीक है सर, ये इसका मतलब था। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ओवरहेड्स की। अब सर ओवरहेड्स तो हमारे फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्शन के भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी हो सकते हैं, सेलिंग के भी हो सकते हैं, रिसर्च के हो सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल हो सकते हैं। ये कौन से हैं? तो ये गिवन नहीं है, तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट निकालने के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स ना हो और मैं ये कह दूं ऑफिस ओवरहेड्स हैं? तो हम इसे सेफली साइड पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स एज्यूम करके क्वेश्चन कर लेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन की गलती हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो वैसे एग्जाम में आपको पूरी जानकारी होती है, अगर ना हो तो घबराना नहीं है, एग्जाम तक आप कॉन्फिडेंट हो चुके होते हो, आप सूटेबल एजम्पशन ले लेते हैं। चलो आगे चलते हैं।
सर हमारे फिक्स्ड ओवरहेड है 16,000 पर एनम। ओके, हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 2 रुपए पर यूनिट के, ठीक है। हमारे जो सेमी वेरिएबल हैं वो हैं 6,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। यानी कि अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं तो 50% कैपेसिटी के लिए आपका खर्चा लगेगा 6,000। अप टू 50% कैपेसिटी मतलब आप 10% पे काम करेंगे तो भी 6,000 खर्चा लगना है, 20% कैपेसिटी पे काम करेंगे तब भी 6,000 लगना है, 40% पे काम करेंगे तब भी 6,000 लगना है, 50 पे काम करेंगे तब भी 6 लगना है। लेकिन सर अगर मैं 50 से ज्यादा 51% कैपेसिटी पर आ गया तो क्या होगा? एडिशनल 2,000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज। लेकिन अगले 20% इंक्रीज के लिए आपको 2,000 रुपए देने हैं, यानी 1% इंक्रीज के लिए 200 रुपए देना है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2,000 रुपए देने हैं 20% इंक्रीज के लिए और पार्ट देयर ऑफ। इस बात को समझ लीजिए, पार्ट देयर ऑफ का मतलब है कि अगर 50 के बाद 20% में से केवल 1% भी बढ़ाया तो भी पूरे 20% के ही चार्ज लगेंगे। तो आप 51% कैपेसिटी पे काम करें तो भी आपको 6,000 के साथ साथ 2,000 रुपए और लगेंगे। 55% पे काम करेंगे तब भी यही होगा, 60 पे करेंगे तब भी यही होगा, 65 पे भी ये होगा, 70 पे भी ये होगा। 70 के बाद फिर फिगर बदल जाएगी। तो फॉर एडिशनल 20%, जैसे ही आप एडिशनल 20% या उसका कोई भी पार्ट कैपेसिटी में इंक्रीज करेंगे तो फिर 2,000 लगेगा। इसी तरह से फिर अगले 20% कैपेसिटी के लिए 2,000 का एडिशनल खर्चा लगेगा। ये सारे पर एनम बेसिस पर होंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन कह रहा है कि करंट ईयर में फैक्ट्री ने वर्क किया एट 50% कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। इसका मतलब पहले 3 महीने में 50% 500 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड वर्क एट 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। और बाकी के 9 मंथ्स में 80% कैपेसिटी यानी 800 यूनिट्स वो बनाएंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट वॉज 20। पहले 3 महीने का सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द प्राइस इन द रिमेनिंग 9 मंथ्स टू अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,23,500 फॉर द होल ईयर। अच्छा, आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17, महेश्वरी मित्तल बुक। तो सर ये कॉस्ट शीट में हमें वो दिख नहीं रहा, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स। तो ये क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि यार इसमें ना तुम्हें सिर्फ सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाना है कि कितना होगा। तो 3 महीने की और 9 महीने की 2 कॉलम में हम बनाएंगे। पहले 3 महीने में 500 यूनिट्स पर मंथ बनेंगे और दूसरे वाले में 800 यूनिट्स पर मंथ की प्रोडक्शन होगी। तो यानी यहाँ पर 1,500 यूनिट्स हैं और यहाँ पर 7,200 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा चलो मिलके बनाते हैं। पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट। आओ जी, तो पहले 3 महीने में 1,500 यूनिट है, 1,500 इंटू 3 4,500 और बाकी के 9 मंथ में 7,200 यूनिट्स हैं। तो 7,200 इंटू 3 ये हो गया 21,600। डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर में क्योंकि एक क्लॉज था इसीलिए हम अलग अलग निकालेंगे। पहले 3 महीने की बात करते हैं। पहले 3 महीने में 500 यूनिट्स पर मंथ बन रहे हैं तो वो हो गया 1,000 रुपये और मिनिमम हमने देने हैं 1,200 रुपये।
बताइए जी, फर्स्ट 3 मंथ में हमारे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कम है, खर्चा आ रहा है 1000, उन्होंने कहा था भाई मिनिमम 1200 तो देने ही देने हैं, यानी पहले 3 महीने में हमें मिनिमम को हिसाब से 3 मंथ की सैलरी देनी पड़ी होगी 3600। रिमेनिंग 9 मंथ में 800 यूनिट्स के हिसाब से 1600 रुपए की सैलरी बन रही है, मिनिमम देनी थी 1200 रुपए, यानी इस केस में हमें 1600 की सैलरी 9 मंथ्स के लिए देनी है, 14,400। ये कैलकुलेशन का एक पॉइंट था। एक तो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ये था कि आपने इसका ध्यान रखना था कि मिनिमम 1200 तो देने ही देने हैं, अगर 1200 से ज्यादा है तो फिर जो ज्यादा है वो दीजिए। अब बात करते हैं ओवरहेड्स की। तो सर इसको नाम दे देते हैं पहले हम प्राइम कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट चार्जेस है नहीं। 8100 और 6 और 4 10, 36,000 एड ओवरहेड्स। ठीक है, धीरे धीरे आप एजम्पशन लेने की आदत डाल लेंगे। एज्यूम्ड ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। सर एक तो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, हमारे फिक्स्ड ओवरहेड है 16,000 पर एनम, तो 16,000 डिवाइडेड बाई 12 ये हो गए 1333। तो आप इसे ऐसे कर लेंगे 16,000 एक बार 3/12, एक बार 9/12, तो 16,000 डिवाइड बाई 4, यहां पर आएंगे 4,000 और यहां पर आएंगे 12,000। वेरिएबल ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2 पर यूनिट। तो ये हो गए हमारे पास 3,000 और ये हो गए हमारे पास 7,200 इंटू 2, 14,400। अब आगे हमारे पास सेमी वेरिएबल। 3 मंथ पीरियड के लिए कैपेसिटी 5,000 50% है, तो 6,000 इंटू 3/12। पहले 3 महीने में 50% कैपेसिटी और 50% कैपेसिटी का खर्चा साल भर का 6,000 था। नाउ रिमेनिंग 9 मंथ में कैपेसिटी है 80%, तो 50% प्लस 20% और प्लस 20%, यानी 6,000, 2,000 और 2,000, कितना हो गया 10,000। तो रिमेनिंग 9 मंथ के लिए 6,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 9/12, 7,500। अब आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यही हमारी वर्क्स कॉस्ट है और यही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। बताइए जी कितना आ रहा है। 8,100 प्लस 4,000 प्लस 3,000 और प्लस 1,500, 16,600। और ये आ गई हमारी 36,000 प्लस 12,000 प्लस 14,400 और प्लस 7,500, 69,900। प्रॉफिट और सेल्स।
ठीक है, नाउ ऐसा करते हैं, प्रॉफिट 3 मंथ्स का अलग और 9 मंथ्स का अलग, और सेल्स 3 मंथ की सेल्स थी 20 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, एट द रेट ₹20, तो 1500 इंटू 20, तो ये 3 मंथ की सेल तो आ गई 30,000, और ये प्रॉफिट 3 मंथ का प्रॉफिट हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया 13,400। बताइए, यहां तक बताइए, ठीक है, यहां तक बताइए कितना आ गया। नाइन मंथ का प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, साल भर का प्रॉफिट चाहिए 1,23,500 माइनस 13,400, 1,10,100। यह आ गया 1,79,100। सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 24 रुपीज 875। अच्छा, यहां पर ना ये एक मिस्टेक हो गई है, ये 69,900 है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। $1,80,000 selling price for remaining 9 month, 1,80,000 divided by 7,200, 25 rupees per unit। करेक्ट है। चलिए जी, और कौन सा क्वेश्चन किया जाए। हम्म, आइए जी, जैसा हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर सेम 21 मुझे दिख रहा है, पर मुझे इसमें लगता है कि कुछ एरर थी, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रिपेयर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, यानी कॉस्ट शीट जो है ना, हिस्टोरिकल डाटा के बेस पर भी बनती है और एस्टिमेशन के बेस पर भी बनती है। हम एस्टिमेशन के बेस पर बनाएंगे। एंड कंसीडर द प्राइस दैट यू वुड कोट फॉर एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, तो हमें एक कोटेशन तैयार करनी है। काम वही है, कॉस्ट शीट बनानी है, कोटेशन तैयार करनी है। कितना ऑर्डर है, 25,000 पीसीस का ऑर्डर है। आओ जी, साथ साथ बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, महेश्वरी मित्तल बुक अनसॉल्व। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे बन गया तो आप में कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा, नहीं बना तो जहां फंसेंगे मेरे साथ चेक कर लेना। आउटपुट हमें पता है 25,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन के बेस पर हमने बनाना है। पर्टिकुलर्स और रुपी,
कुछ कुछ कॉस्ट शीट में ना यहाँ पर यूनिट का भी कॉलम एक अलग से बनाया जा सकता है, आपकी मर्जी है, बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना हो छोड़ दो। 25,000 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा 10,000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 6.95। बताइए जी कितना रॉ मटेरियल लगा। तो ये हो गया मेरे हिसाब से 69,500। डायरेक्ट लेबर 15,000 आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2 रुपीज। 15,000 घंटे एट द रेट ऑफ रुपीज 2 प्लस 25% ओवर टाइम काम करना पड़ेगा और डबल द नॉर्मल रेट देना पड़ेगा। तो 25% मेरे ख्याल 3750, 3,750 डबल द रेट, यानी 4 रुपए। 2 रुपए हमारा नॉर्मल रेट है, उसका डबल हो जाएगा 4 रुपए। तो ये हो गई 15,000। डायरेक्ट लेबर 45,000। प्राइम कॉस्ट 1,14,500। फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर्ड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एस्टिमेशन के बेस पर हमें यह लगता है कि जितनी वेजेस लगेंगी उसका 80% वो लगेगा। तो 45,000 का 80% 0.80, 36,000। वर्क्स कॉस्ट उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 60% ऑफ वेजेस। 45,000 का 60% 27,000। सर क्या लिख रहे हो, बताओ जी ये क्या आ गई। सर ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स, 1,50,500 जमा 27,000, 1,77,500 एड डिजायर्ड प्रॉफिट और सेल्स। नाउ एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50,000। नॉर्मल नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो देखो जो प्रॉफिट आपको चाहिए वो आपको चाहिए 25% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको चाहिए वो 25% रिटर्न चाहिए ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो पार्ट होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कितनी है 50,000, वर्किंग कैपिटल कितनी है 20% ऑफ सेल वैल्यू। वर्किंग कैपिटल कितनी है 20% ऑफ सेल वैल्यू। तो आपको
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा? 25% ऑफ 50,000, 25% ऑफ 50,000 प्लस 20% ऑफ सेल वैल्यू। ठीक है, सेल्स होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। तो सेल्स को मैं एस एज्यूम करता हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी आई है 1,77,500 और डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हो गया 0.25 50,000 प्लस 0.2 सेल्स। ठीक है, सेल्स वैल्यू को मैंने एस मान लिया। इसको सॉल्व करते हैं। 1,77,500 प्लस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 12,500 प्लस 0.05 सेल। ठीक है, तो सेल माइनस 0.05 सेल इज इक्वल टू 177,500 प्लस 12,500, 1,90,000। तो सेल्स इज इक्वल टू 1,90,000 डिवाइड बाई 0.95, 2 लाख। सेल्स आएगी 2 लाख। वर्किंग कैपिटल कितनी आएगी 20% ऑफ सेल्स, 40,000। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या आएगा 25% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये हो गया 25% ऑफ 50,000 प्लस 40,000, 90,000 का 25%, 22,500। लीजिए, तो आपने कर लिया मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 23 भी। चलिए पहले ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। In a factory, two types of articles are manufactured. Number one, number two. From the following particulars, prepare statement of cost showing total cost of production of each variety and ascertain total profit. There are no opening closing stock, no selling and distribution overheads. बहुत ही बढ़िया बात है, हमारे पास कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कुछ नहीं है। नंबर वन नंबर टू मतलब दो कॉलम बनाने हैं, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, पर आर्टिकल सोल्ड हमें दिए हुए हैं, सेल्स वैल्यू निकल आएगी।
वर्क्स ओवरहेड्स 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट का पार्ट है, ऑफिस ओवरहेड्स 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। ओके जी, चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2। आ जाओ जी, अपने आप बना लोगे कि मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी? डायरेक्ट मटेरियल बताओ कितना, डायरेक्ट लेबर बताओ कितना, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल है 30,000 और 50,000, 30,000 50,000। ध्यान से देख लेना कि क्या आपको पर यूनिट दिया हुआ है, क्या आपको कैसे दिया हुआ है। 60,000 और 70,000 ये डायरेक्ट लेबर है। प्राइम कॉस्ट 90,000, 1,20,000। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्किंग नोट नंबर 1, ये आएगी हमारी वर्क्स कॉस्ट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, नाउ हमारी जो वर्क्स कॉस्ट होती है वो हमारी होती है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अगर मेरी वर्क्स कॉस्ट एक्स है तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी वर्क्स ओवरहेड्स जो है वो 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है, तो यानी ये 0.4x हो गए। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो अगर ये x है 40x हो गया, और ये कितना हो गया, एक बार ये 90,000 हो गया, और सिमिलरली एक बार ये 1,20,000 हो गया। सॉल्व कर दीजिए। तो x1 90,000 डिवाइडेड बाय 0.6, ये वर्क्स कॉस्ट आ गई 1,50,000, और x2 आ जाएगी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.6, 2 लाख। तो ये हो गया 80,000, ये हो गया हमारे पास 60,000। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है ऑफिस ओवरहेड्स। अब ऑफिस ओवरहेड्स में ये नहीं दिया हुआ कि ऑफिस ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या ऑफिस ओवरहेड्स इन जनरल है, तो हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तभी क्वेश्चन की सेंस बनेगी, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज्यूम्ड प्रोडक्शन रिलेटेड, तब हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो हमें लेना है 20% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सेम उसी बेसिस पर हमें ये कर देना है। वर्किंग नोट नंबर 2, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्क्स कॉस्ट प्लस
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो आइए जी, अब y1 इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 0.2 y1 और y2 2 लाख प्लस 0.2 y2। तो बताओ जी y1 कितनी हो गई? 1,50,000 डिवाइड बाई 0.8, 1,87,500। 1,87,500। y2 बताएं कितनी हो गई? 2 लाख डिवाइडेड बाई 80%, 2,50,000। यहां लिखेंगे 50,000 और यहां लिखेंगे 37,500। अच्छा, उसके बाद सेल्स लिखेंगे और प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट और सेल्स 1200 इंटू 180, 1200 इंटू 180, 2,16,000। और दूसरे केस में 1,500 इंटू 200, ये कितना हो गया? 3 लाख। तो प्रॉफिट हमारी कितनी हो गई? 50,000 यहां हो गए और माइनस 187,500, 28,500 ये वाला हमारा प्रॉफिट हो गया। जाते जाते एक और टेढ़ा सा सवाल कर ले। ये तो बहुत सीधे थे सर, एक टेढ़ा सा सवाल ढूंढ के लाइए ना। आइए जी, एक हमारे पास क्वेश्चन और है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज ₹500 इज एज फॉलोज। 50% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, 30% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और यानी कि 20% जो है वो ओवरहेड्स हैं। ओके। ड्यू टू एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग मटेरियल प्राइस बाय 20% एंड in the existing labor rate by 10%, existing profit would come down by 30% if selling price remains unchanged। अगर हमारी मटेरियल की कॉस्ट 20% बढ़ जाती है, लेबर की कॉस्ट 10% बढ़ जाती है, तो हमारे जो है प्रॉफिट जो है वो 30% कम हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट बढ़ी है तो प्रॉफिट 30% कम हो जाएंगे। प्रिपेयर अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट showing cost, profit and sale price under the present condition and with the increase expected in future। आओ जी, मेरे साथ साथ करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18, महेश्वरी मित्तल। नाउ एक हमारी प्रेजेंट कंडीशन है और एक हमारी इंक्रीज्ड पोजीशन है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स है तो मटेरियल कॉस्ट है 50%, 0.5x, लेबर कॉस्ट है 0.3x, ओवरहेड की कॉस्ट है 0.2x। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बी x।
अब हमारी इंक्रीज हो रही है मटेरियल 20% और लेबर 10%। मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बाय 10%, नहीं ये 20%, लेबर रेट 10%, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये कितनी हो जाएगी, 0.6x। ये कितनी हो जाएगी, 0.33x। और ये कितना रहेगा, 0.2x। तो हमारी नई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, 1.13x। बताइए यहां तक पोजीशन क्लियर है? यहां तक का कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेन पार्ट के ऊपर। अगर हमारा सेल प्राइस 500 हो तो बताओ हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 500 अगर सेल्स वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्स है, तो हमारा प्रॉफिट ये हो जाएगा। अगर हमारा प्राइस सेम रहता है तो ये हो जाएगा 500 माइनस 1.13x। ठीक है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन कॉस्ट विल ब्रिंग डाउन 30% ऑफ प्रॉफिट। आपकी जो कॉस्ट इंक्रीज होगी वो आपके प्रॉफिट को 30% से डिक्रीज कर देगी। The existing profit would come down by 30% if selling price remains unchanged. Now increase in cost. तो increase in cost कितनी है, 0.13x। या मैं ऐसे लिखता हूं, न्यू कॉस्ट हो गई है 1.13x जबकि पुरानी कॉस्ट थी x, और इसकी वजह से हमारा 30% जो प्रॉफिट था वो कम हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.13x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 500 का 30% हो जाएगा 150 और माइनस 0.3x। तो इसको यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3.13x इज इक्वल टू 150। तो 150 डिवाइडेड बाय 3.13, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहां मिस्टेक की ना हमने। ये हो जाएगा 0.43। तो x इज इक्वल टू 349 रुपीज। ठीक है। तो ये x आता है 349, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 350 लेंगे। तो आप इसको सॉल्व करिए, 349 से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन कह रहा था एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाइए जिसमें कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल प्राइस बता दीजिए। तो हमने निकाल दिया प्रेजेंट कंडीशन में विद इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द फ्यूचर। फिर वो कहता है एज्यूम आप सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कमाना चाहते हो जितना आप पहले कमा रहे थे, तो इसके अकॉर्डिंगली बताइए कि क्या होगा। ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन में हमारी कॉस्ट आई थी 350 अप्रोक्सीमेट, प्रॉफिट आया था 150, सेलिंग प्राइस आया था 500।
तो प्रॉफिट हो गया 30% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर हमारी सेल प्राइस अनचेंज हम रखते हैं, सेम रखते हैं, तो हमारी मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, हमारी लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, हमारी लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, ओवरहेड सिमिलर रहा, ये हमारी बढ़ गई, ये हमारा प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हम सेम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो क्या होगा, तो सेल प्राइस टू अर्न सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो सेल्स इज इक्वल टू न्यू कॉस्ट प्लस 30% ऑफ सेल्स। न्यू कॉस्ट आई थी आपकी 395, ठीक है, 350 का 1.13, 395 आ रही थी। ठीक है, मैंने यहां बुक से ले ली, उन्होंने 395 ली तो हमने भी वही ले ली। तो एस ये हो गया 0.3 s, तो 0.7 s 395, s की वैल्यू बता दो। $564 या 565 अप्रॉक्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुछ मैथमेटिकल इन्वॉल्व क्वेश्चंस किए जिसमें हमें सेल प्राइस को फाइंड आउट करना था। तो ये भी एक तरीके के क्वेश्चंस हैं। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करके एक कंसेप्ट आपके माइंड में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। तो अगली क्लास में मैं आपको और भी कुछ वैरायटीज करवाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रख के प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे आप बुक से जो भी क्वेश्चन बनाना चाहेंगे वो बना लेंगे। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं आपको एक बार करवा दूंगा, और फिर उसके बाद जो बच जाएंगे बुक वाले वो बेसिकली सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।